वेलकम बैक। हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरिंग लिटरेचर रिव्यू। ये हमारा एक बुक है लिटरेचर रिव्यू का, स्टेप बाय स्टेप राइटिंग, हाउ टू राइट रिव्यू लिटरेचर स्टेप बाय स्टेप। स्पेशली दिस इज रिटन फॉर द स्टूडेंट्स, सो वी आर जस्ट विजिटिंग दिस बुक चैप्टर वाइज एंड यहाँ पे हमारा मेन पर्पस एजुकेशनल है। हमने कंटेंट बुक का लिया हमारे अपने इंटरप्रिटेशन से, सेम चीज को हम अपना व्यूज भी उसमें डाल रहे हैं और ऑथर का जो भी है, बुक के ऑथर का, वो एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन उसका सेंटेंस जो है वो कॉपीड जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इलस्ट्रेटिंग, सो दैट स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाया जा सके। उसके मतलब एक एक सेंटेंस को अच्छे से एलेबोरेट किया जाए ताकि स्टूडेंट उसको समझे और अपने लाइफ में यूज करे उन चीज़ों को। ओके, सो इट इज होल एंड सोल पर्पस इज फॉर द एजुकेशन, देयर इज नथिंग कमर्शियल इन्वॉल्वड इन दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर समरी जो है ये है दैट दिस चैप्टर कंसीडर्स क्या क्या द साइक्लिक नेचर ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ ए लिटरेचर रिव्यू। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कंसीडर क्या करता है कि लिटरेचर रिव्यू प्रोसेस जो है, जब हम लोग लिटरेचर रिव्यू क्रिएट करते हैं, जब बनाते हैं, तो ये प्रोसेस जो है वो साइक्लिक है। मतलब साइक्लिक का मतलब पहले रीड करते हैं, रीडिंग राइटिंग, फिर रीडिंग राइटिंग, रिफ्लेक्टिंग, रीडिंग राइटिंग, रिफ्लेक्टिंग, रीडिंग राइटिंग, लाइक दिस। सो मतलब एक बार नहीं, बार बार हम रिविजिट करते हैं, तो साइक्लिक इन नेचर है। बोल रहा है कि दिस चैप्टर कंसिडर्स द साइक्लिक नेचर ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ लिटरेचर रिव्यू। दूसरा, इट कंसिडर्स द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग के बीच में बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप है, इसको भी यह कंसिडर करता है चैप्टर। इट कंसिडर्स वेज ऑफ स्ट्रक्चरिंग द रिव्यू। रिव्यू आर्टिकल को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए उसके ऊपर भी ये फोकस करता है। नेक्स्ट, इट कंसिडर्स द कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड द लिटरेचर रिव्यू। मतलब इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू जो है वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, दे आर नॉट सब्स्टिट्यूटिंग कि एक के बदले में दूसरा लिखा जा सकता है, दे आर कंप्लीमेंट्री इन नेचर। मतलब एक की कमी दूसरा पूरा करता है, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा है कि इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट जो है रिव्यू लिटरेचर पूरा करता है, और रिव्यू लिटरेचर जो है, यदि रिव्यू लिटरेचर और इंट्रोडक्शन दोनों नहीं रखेंगे तो हमारा काम नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है कि एक से काम चल जाएगा, वी नीड टू हैव बोथ बिकॉज बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सम एग्जांपल्स, it also considers some examples from theses and dissertations which illustrates how different researchers organize their use of literature। जो उन्होंने लिटरेचर रिव्यू किया है और डिफरेंट रिसर्चर जो है अपने लिटरेचर रिव्यू को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उसके एग्जांपल्स भी कंसिडर करता है। ठीक है, तो हम लोग ये भी देखने वाले हैं। हम लोग क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में कि साइक्लिक नेचर ऑफ ऑल एक्टिविटीज in the creation of literature review. We are going to see the close relationship between the process of reading and writing and how we can structure the review. We will also try to understand the complementary nature of introduction and literature review, and then finally we are going to see the examples of different theses and dissertations which will help us to understand how the different researchers organize their literature review. Fine, चले आगे। The process involved in the creation of literature review. Searching for the literature, reading the source material and writing the review all are interconnected and cyclic processes. देखो तीन स्टेप्स, सर्चिंग फॉर द लिटरेचर, रीडिंग द सोर्स
जो सर्च कर लिया तो उस सोर्स को रीड करना, सोर्स मटेरियल को रीड करना एंड राइटिंग द रिव्यू। ये 3 स्टेप्स है और बोल रहा है ऑल आर इंटरकनेक्टेड है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है इसमें, एंड आर साइक्लिक प्रोसेसेस। साइक्लिक प्रोसेसेस मतलब ये चलता ही रहता है। आप क्या करोगे, लिटरेचर सर्च करोगे, जो आर्टिकल मिला उसको पढ़ोगे और रिव्यू लिखना शुरू करोगे उसका जो पढ़ रहे। जैसे लिखोगे आपको फिर लगेगा वहां से कुछ न कुछ चीजें मिलेंगी, जिससे आप फिर जाकर के लिटरेचर सर्च करने वाले हो, फिर कोई आर्टिकल पढ़ोगे, फिर उसका रिव्यू लिखोगे, फिर वहां से कुछ न कुछ चीजें मिलेंगी। यू विल कीप डूइंग लाइक दिस, सो दैट्स व्हाई इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। देयर इज नो क्लियर कट पॉइंट when one activity ends and another begins। ऐसा नहीं है कि एक शुरू होएगा यहाँ पे, ये बंद होएगा तो दूसरा शुरू होएगा। ऐसा नहीं है कि लिटरेचर रिव्यू सर्च जो है पहले खत्म हो गया उसके बाद रीडिंग शुरू होगा, ऐसा कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है, राइट। क्लियर कट पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि एक बार सर्च किया, हो सकता है कि एनफ आर्टिकल ना मिले हो, कल जाकर के दूसरा सर्च करोगे, तो कहां पे एंड करें। ऐसा नहीं है कि आपको ये एंड कर देना है तब जाकर के रीड करना है और तब जाकर के लिखना है, नो, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, राइट। इंडीड although there may be an intensive focus on literature review in the earlier weeks and month of a research project, जैसे मान लो कि अभी आपको प्रोटोकॉल लिखना है किसी को, तो उस समय पे हो सकता है कि कुछ वीक तक या मंथ तक आप क्या करो कि आप कंटिन्यूअसली सिर्फ लिटरेचर सर्च ही करो या लिटरेचर रिव्यू सर्च करो, देखो, पढ़ो, लिखो मत। ऐसा हो सकता है कि 1 महीने तक आप सिर्फ सर्च कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सर्च कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। द प्रोसेस कनेक्टेड विथ रिव्यू continued to be interwoven throughout the research project। मतलब आपको सर्च करना, रिव्यू करना, और रिव्यू वाले प्रोसेस में ही हम लोगों ने जब नोट टेकिंग स्ट्रेटेजी जब डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, ये देखा था कि हमें पढ़ना है, स्किम करना है, एसक्यू था, सर्वे, क्वेश्चन, 3R, हाँ, रिकॉल, रिव्यू नहीं, रीड, रिकॉल, रिव्यू, राइट। तो रिव्यू में मतलब उसकी समरी ही लिखनी थी, समझ गए, तभी जाकर के आप रिव्यू हो पाता है। रिकॉल हुआ नहीं हुआ वो सारी चीज पता चलती है। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं वो चलते रहते हैं। ये हो सकता है कि कोई चीजों पे हम किसी टाइम पे ज्यादा फोकस करें, दैट माइट बी पॉसिबल। देखो, इन पर्टिकुलर विलिंगटन एट ऑल in 2005 he emphasized the significance of continually revisiting the research question। पहला बात कि बार बार जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस जो है उसको रिविजिट करना, और रिसर्च फोकस किस बात पे आपका रिसर्च फोकस है उसको बार बार देखना। He has emphasized the significance of revisiting your research questions or research focus to help you determine and adapt more precisely what and how much you read in relation to your research topic। जैसे मान लो कि आपका जो भी रिसर्च क्वेश्चंस है, आप जब भी सर्च करने जाते हो एक बार जरूर पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि आपको एक्चुअली में कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं। हर बार जितना दिमाग में वो क्वेश्चंस बैठा रहेगा उतना ही आप सेलेक्टिव हो पाओगे, इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ने वाले आप, फोकस्ड आपका रिव्यू होगा। तो यही बोल रहे हैं, emphasize the significance of continually revisiting, विजिटिंग नहीं बोला, revisiting, बार बार विजिट करना है the research questions और research focus। किस लिए? to help you determine and adapt, मतलब उसके अनुसार अपने आप को ढालना है। adapt more precisely what and how much you read, क्या रीड करना है और कितना रीड, व्हाट एंड हाउ मच मतलब कितना तक,
क्या रीड करना है और उसमें से कितना रीड करना है इन रिलेशन टू योर रिसर्च टॉपिक। आपका जो रिसर्च टॉपिक है उसके उसके हिसाब से आपको कौन सा आर्टिकल पढ़ना है और कितना पढ़ना है उसमें से। मतलब हर आर्टिकल में से कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ना हो, उसमें से कितना बात पढ़ना है, समझिए। और वो तभी जाकर के आपको क्लैरिटी डेवलप होगी जब बार बार अपने रिसर्च क्वेश्चंस को रीविजिट करोगे, बार बार पढ़ोगे, याद करोगे, समझने की कोशिश करोगे कि मेरा ये क्वेश्चन है और मैं इसके आंसर को पता करना चाहता हूं या चाहती हूँ। क्लियर? ठीक है। फिगर 6.1, ये आपका फिगर 6.1 है, illustrates the continuous, cyclic and interconnected processes। क्या है? It illustrates continue, पहले तो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस है, साइक्लिक है एंड इंटरकनेक्टेड है, which all contribute to the literature review। और ये सारे जो हैं वो क्या करते हैं, they contribute to the literature review। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या चीज है। तो आपको क्या करना है, सर्च। देखो सर्चिंग से शुरू हो रहा है, राइट? वो तो सर साइकिल है ना, तो हाँ? साइकिल है, साइकिल है तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, हाँ, राइट ना? सर्चिंग से। ठीक है ना? है? तो चलो सर्चिंग किया आपने, सर्चिंग के बाद रीडिंग है। अब जब सर्च कर रहे हो तो क्या आपको देखना है, आइडेंटिफाइंग थ्योरीज। जब आपने सर्च किया ना तो ये वाले आएंगे, एक्सप्लोरिंग आइडियाज। हाँ, ठीक है, कुछ कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है एक्सप्लोरिंग आइडियाज अराउंड द टॉपिक, लोकेटिंग प्रीवियस रिसर्च इन द एरिया, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, ये वाला आ गया, आइडेंटिफाइंग थ्योरीज, टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स, पॉलिसीज एंड मेथोडोलॉजी। उसके लिए आप सर्च कर रहे हो, करेक्ट। उसके बाद आप रीड करते हो, राइट। इसमें क्या, डेवलपिंग, कैटेगराइजिंग एंड थीम्स, डेवलपिंग कैटेगरीज एंड थीम्स फॉर द रीडिंग, राइट। तब जाकर के आप रीड कर रहे हो, और रीड से राइट वाले प्रोसेस में जब जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफाई टाइटल एंड सेक्शंस, हेडिंग्स फॉर द लिटरेचर रिव्यू। क्योंकि आप कहां जा रहे हो, रीडिंग से राइटिंग की तरफ जा रहे हो। आपने पढ़ाई तो कर ली, अब यहाँ पे क्या सोच रहे हो कि स्पेसिफाई कर रहे हो कि टाइटल और सेक्शंस, हेडिंग्स, सेक्शन हेडिंग्स फॉर द लिटरेचर रिव्यू क्या होगा जो आप लिखोगे इस सेक्शंस में, उस आपका टाइटल ये होगा। उसके बाद क्या है, राइटिंग एंड रीविजिटिंग ड्राफ्ट ऑफ द रिव्यू। इस प्रोसेस में और क्या हो रहा है कि लिखते हो आप और फिर क्या करते हो, रीविजिट करते हो अपना फर्स्ट ड्राफ्ट जो बनाया, जो भी ड्राफ्ट आपने बनाया उसको दोबारा से देखते हो। ओके, क्लियर? उसके बाद क्या कर रहे हो, डेवलपिंग योर आर्गुमेंट। आप आर्गुमेंट डेवलप करते हो, आइडेंटिफाइंग सोर्स टेक्स्ट टू सपोर्ट ईच स्टेप इन योर आर्गुमेंट। मतलब आर्गुमेंट आप डेवलप करते हो, करेक्ट। आइडेंटिफाई क्या करते हो, सोर्स टेक्स्ट, कि जो आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट कर पाए। कि जैसे मान लो कि आप कोई भी थ्योरी लिख रहे हो तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इन्होंने ये थ्योरी बताई, ये ऑलरेडी पब्लिश डेटा है, तो वो आपके चीजों को सपोर्ट करता है, करेक्ट। उसके बाद राइटिंग के बाद, अब राइटिंग से फिर सर्चिंग की तरफ जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जस्टिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम और इश्यूज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। फिर आप देखते हो कि जो चीज आपने यहाँ पे लिखा, लिखने के बाद जब आप रिव्यू करोगे तो ये देखोगे ना कि आपने जो भी रिसर्च प्रॉब्लम था या आपका इशू जो था वो तो आपने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन जो कंक्लूड किया वो फाइनल हो गया क्या, जहां से आपने स्टार्ट किया था, जो आपने रिसर्च क्वेश्चन जो फॉर्मुलेट किया था। यदि उसमें कुछ कमी रह गई है, करेक्ट, यदि कुछ भी कमी रह गई है तो आप फिर क्या करते हो, फिर जाकर के सर्च करते हो कि नहीं अभी ये पूरा नहीं हुआ मेरा, समझ गए।
फिर आप राइटिंग से सर्चिंग की तरफ जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप नोट टेकिंग कर रहे हो। अब फिर आपने ढूंढना शुरू किया तो नोट टेकिंग करते हो, समरीज लिखते हो, इनफॉर्मल राइटिंग करते हो। तो जब भी आप नोट लिख रहे हो तो पढ़ा आपने, तो जो कुछ भी समझ में आया उसको लिखते हो। इनफॉर्मल राइटिंग मतलब वो फाइनल आप नहीं लिख रहे हो, आप स्क्रिबल करके लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, मतलब आप बेसिकली रिकलेक्ट कर रहे हो कि आपने क्या सीखा, फिर इंटरकनेक्ट कर रहे हो दूसरे सोर्स से, राइट। और फिर यदि कुछ कमी रह गई है तो फिर सर्चिंग शुरू करते हो, फिर अपने जाकर के अपने क्वेश्चंस को देखते हो, नहीं कि ठीक है जी हमें अब यही आर्टिकल पढ़ना है, या एक आर्टिकल रिव्यू कर लिया तो अब दूसरे वाले भी जब शुरू कर रहे हो तो वहां पे फिर रिसर्च क्वेश्चंस देख रहे हो कि ये आर्टिकल जो नेक्स्ट आर्टिकल जो मैंने उठाया उसमें से, इस आर्टिकल्स में से क्या और कितना पढ़ना है, कितना पार्ट, करेक्ट। सो दिस प्रोसेस इज जस्ट गोज ऑन रिपीटिंग। ओके, सही है, आगे चलें। द लिटरेचर सर्चिंग, reading and writing feed into each other constantly। मतलब ये बोल रहे हैं कि सर्चिंग, जो सर्च करते हो, रीड करते हो एंड राइट करते हो, वो क्या कर रहा है, फीड इनटू ईच अदर। मतलब हर चीज का आउटपुट जो है, रीडिंग का आउटपुट फिर सर्च में जाता है, राइट। सर्चिंग रीडिंग में जाएगा, उसी तरह से रीडिंग राइटिंग का फीडबैक जाएगा, और राइटिंग जो है लिखते वक्त रीडिंग के लिए फीडबैक जाएगा। मतलब आप लिखते वक्त ये रियलाइज करोगे कि यार मैंने तो ये स्टेटमेंट लिख तो दिया, लेकिन इसको मैं कहाँ से सपोर्ट करूं, इसका सपोर्ट तो कोई आर्टिकल मैंने लिया नहीं। तो वो क्या करोगे, आप जाकर के वो ढूंढोगे, समझ गए, कि वो आर्टिकल ढूंढोगे ताकि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, राइट। तो उसके लिए रीडिंग का फीडबैक कहाँ गया, सर्चिंग में चला गया, करेक्ट। और फिर सर्च करने के बाद कोई रीड कर रहे हो आर्टिकल, अब वहां पर भी कोई एक डाउट क्रिएट हुआ, राइट, या फिर रीड कर लिया तो आप राइट करोगे। मतलब बेसिकली दोनों ही, ये तीनों एक दूसरे से ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं कि आपस में एक दूसरे को फीड करके रहते हैं। एंड ऑल अदर एक्टिविटीज सच एज फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड जस्टिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम्स इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड। देखो क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स, जैसे मान लो कि आपने अभी, हमने एक टेंटेटिव टाइटल दिया, तो ये तो टेंटेटिव है। जब हम पूरा लिटरेचर रिव्यू सर्च करेंगे तो हो सकता है कि हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस जो बनाएंगे उसको रिफॉर्मुलेट कर सकते हैं, तब हमें लगेगा कि नहीं इसको ऐसा रखना चाहिए, ये चीज ढूंढने की ज्यादा जरूरत है, समझ गए। एंड जस्टिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, जस्टिफाइंग द मतलब उसका मोटिवेशन, क्यों हम कर रहे हैं, तो वो जस्टिफिकेशन भी चेंज होएगा। वो बोल रहा है वही, ये दोनों ही चीजें जो है प्रोसेस, इट इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लिटरेचर सर्चिंग एंड रीडिंग प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशंस फॉर राइटिंग। आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा कि आपको इन्फ्लुएंस भी करेगा और इन्फ्लुएंस्ड भी होएगा। लिटरेचर सर्च करोगे, ज्यादा करोगे तो फिर भी इन्फ्लुएंस हो सकता है कि कोई एक ऐसा आर्टिकल मिल जाए जिसको पढ़ने के बाद हमें लगे कि नहीं ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है, तो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए, उसके लिए जस्टिफिकेशन हमें ऐसे लिखना चाहिए, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, वो फिर रीड भी कर, सर्च कर लिया तो रीड भी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं तो फिर हम राइट भी कर रहे हैं, इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग आ रही है ना फिर, कि इसको हम मॉडिफाई कर दें। तो दिस प्रोसेस विल गो ऑन, एक दूसरे को फीड करते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, ओके, और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। योर राइटिंग इन टर्न्स helps you discover and clarify your ideas and can result in refinement of the focus of your research and the content of your video। ये क्या बोल रहा है, योर राइटिंग, जब भी आप लिखना शुरू करोगे, जब लिखते हो ना तब आपको समझ में आता है ज्यादा बातें, दिमाग में बात बैठती है, देख करके, लिख करके, उसको पढ़ करके, तो वहां पे क्या पता चले, इट विल हेल्प you
टू डिस्कवर, ढूंढने के लिए, राइट, एंड क्लेरिफाई योर आइडियाज, कि आपके आइडिया और क्लियर होंगे, एंड कैन रिजल्ट इन रिफाइनमेंट ऑफ द फोकस ऑफ योर रिसर्च। हो सकता है कि आपका रिसर्च का फोकस जो रिफाइन हो जाए, मतलब बिल्कुल नैरो डाउन हो जाए। हो सकता है कि अभी यहाँ पर रिसर्च ब्रॉड है, लेकिन इतना पढ़ने के बाद और समझने के बाद हो सकता है कि रिसर्च जो है बिल्कुल नैरो डाउन हो जाए, कि नहीं, इतने ही काम करना, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, मे बी लाइक a single one. Okay, and the content of your review, naturally, कि जो आप रिव्यू करने वाले हो वो भी जो है वो चेंज हो जाएगा। कंटेंट मतलब जो लिटरेचर रिव्यू लिख चुके हो तो उसमें से बहुत सारी चीजें हटा सकते हो, बोलेगा अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने फोकस कर लिया, तो ये आर्टिकल को रिव्यू लिटरेचर में लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे यही रखना है, जो इस सेंट्रल थीम को जो सपोर्ट कर रहे हैं। गॉट इट? Beginning to write. It is good idea to begin writing about the literature as early as possible. बोला जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिखना शुरू करना चाहिए लिटरेचर रिव्यू। It is good idea to begin writing about the literature as early as possible, and it definitely is not necessary to wait, इसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, until you have finalized your plan or outline। मतलब ये जरूरी नहीं है, वेट करने की जरूरत नहीं है कि हमारा जब तक रिव्यू लिटरेचर का आउटलाइन नहीं बन जाएगा, एक फाइनल प्लान नहीं बन जाएगा, तब तक हम वेट करेंगे और उसके बाद जाके के लिटरेचर लिखेंगे। नहीं, वो ये नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, बेस्ट तरीका है कि आप एक एक आर्टिकल भी पढ़ रहे हो उसको लिखना शुरू करो। Writing should start as early as possible. Indeed, starting to write about literature review before overall organizational structure of your review is clear in your mind is, मतलब बोल रहा है कि जब मतलब आपके दिमाग में क्लियर नहीं है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन उसके पहले ही आपने लिखना शुरू कर दिया, तो उसका आपको क्या फायदा होगा? What advantage you are going to get as a means of helping you to understand the literature? आपको understand literature को समझने में मदद मिलेगी, and discover and clarify how you want to use it। जो भी आपने लिटरेचर रिव्यू जो पढ़ा था उसको कैसे यूज करने वाले हो, ये क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि हम जब पूरा प्लान बन जाएगा, एक आउटलाइन बन जाएगा, तभी जाकर के हम लिटरेचर रिव्यू शुरू करेंगे। हालांकि हमने आउटलाइन तो बना ही लिया कि हमें ये पर्टिकुलर चीज के बारे में हमें लिटरेचर रिव्यू करना है, बट व्हाट द ऑथर सेज कि उसके लिए भी वेट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक आर्टिकल उठाया, उससे रिलेटेड था, आप वही SQRT वाला लगाओ फंडा, अपना काम करते जाओ, उसके रिव्यू लिखो, फिर दूसरे लिखो, अपने आप धीरे धीरे टाइम आएगा जब ये सारी चीजें डेवलप होंगी, राइट? करेक्ट? आप समझ पाओगे, लिटरेचर को समझोगे, ये आपको क्लैरिटी डेवलप होएगी कि आप लिटरेचर को कैसे यूज करोगे। और वो बाद में बोल रहा है सी द सेक्शन ऑन नोट टेकिंग एंड समराइजिंग इन चैप्टर 4। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे नोट टेक लेना है और समरी कैसे लिखना है, किस टाइप की समरी होती है, उसको कैसे लिखा जाता है। यदि वो याद ना हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। इन दिस वेन मूरे एट ऑल जो भी है ये सजेस्ट various techniques to guide informal writing about the literature before moving on to more formal structured writing। ये बोल रहा है पहले ना आप ये गाइड बता रहे, ये बंदा जो है मूरे एट ऑल, ये अलग टेक्निक्स बता रहा है कि कैसे इनफॉर्मल राइटिंग करी जाती है। अभी तक इनफॉर्मल राइटिंग के टाइम तक आपके पास फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड नहीं है कि किस वे में आपको लिटरेचर रिव्यू लिखना है, तो उसके पहले कैसे लिखा जाता है और क्या करना है आपको, राइट? सी रेकमेंड्स रेगुलर राइटिंग टू प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस सच एज व्हाट डू आई नो अबाउट माय रिसोर्स टॉपिक, इसके बारे में लिखना पहले।
कि व्हाट डू आई नो अबाउट द माई रिसर्च टॉपिक, उसके आंसर लिखना, इस पे लिखना आपको। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन द लिटरेचर इज डैश डैश, उसके बारे में लिखना। व्हाट आर द स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन द लिटरेचर, राइट। द ग्रेट डिबेट्स इन माई एरियाज आर। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो बोल रहे हैं इस क्वेश्चन सी रिकमेंड्स रेगुलर राइटिंग टू प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस, मतलब इस क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना, उसके ऊपर लिखना, यहां से स्टार्ट करना। ओके, इनफॉर्मल राइटिंग। इज इट क्लियर? क्या क्या करना है कि व्हाट डू आई नो अबाउट माई रिसर्च टॉपिक, मतलब अपने रिसर्च टॉपिक के बारे में मुझे क्या क्या चीजें पता है। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन द लिटरेचर, लिटरेचर में जब मैं ढूंढ रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, तो क्या मैं ढूंढ रहा हूँ। What are the school of thoughts in the literature? The great debate in my area, वो क्या है, इसके बारे में ढूंढना। This type of regular writing is a means of establishing what you already know. ये क्या करेगा, आपको जो पहले से पता है वो आंसर आप लिख पाओगे। Identifying what further reading you need to do, इससे आपको और क्या फायदा होगा इनफॉर्मल राइटिंग से, और एक क्वेश्चन जो था उससे ये पता चलेगा कि आपको और आगे क्या क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है, राइट। क्लैरिफाइंग हाउ योर रिसर्च लिंक्स विद द अदर्स, आपका रिसर्च टॉपिक जो है दूसरे लोगों से कैसे लिंक करता है। एंड डेवलपिंग योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लिटरेचर, फिर आपको वो भी समझ में आएगा और आप इंटरप्रेट कर पाओगे अपने लिटरेचर को। तो इसलिए इनफॉर्मल राइटिंग जो है इस टाइप की रेगुलर राइटिंग करनी चाहिए, उस क्वेश्चन से उठाकर, राइट। सम ऑफ योर इनफॉर्मल राइटिंग मे फॉर्म बेसिस ऑफ ड्राफ्ट्स फॉर योर एक्चुअल लिटरेचर रिव्यू। वो क्या होगा, आपका जो इसी टाइप का जो आपने इनफॉर्मल राइटिंग करी है ऑलरेडी, वो उसी से क्या बनेगा, आपका एक रिव्यू लिटरेचर का एक्चुअल ड्राफ्ट भी बन जाएगा, करेक्ट, which will appear in your dissertation or thesis। वो उसको आप वैसे ही ड्राफ्ट को या उसको अच्छे से मॉडिफाई करके फिर आप अपने डिसर्टेशन और थीसिस में डाल सकते हैं। ठीक बात है जी। आगे चले। Gradually, as your reading, note taking, summarizing and informal writing progresses, you should try to pull together the various threads and move towards an arrangement with headings and subheadings to provide a framework for your review। तो बोल रहा है कि जैसे आपने आप क्या कर रहे हो, बेसिकली रीड कर रहे हो, नोट कर रहे हो, समराइज कर रहे हो आप, और फिर इनफॉर्मल राइटिंग कर रहे हो। तो आपका एक कोई ऐसे करके एक आर्टिकल होगा, अपने के बारे में लिखा होगा, फिर दूसरा लिखोगे, फिर तीसरा लिखोगे, ऐसा करके करोगे ना जो जो आर्टिकल पढ़ोगे। तो वो बोल रहा है यू शुड ट्राई टू पुल टुगेदर द वेरियस थ्रेड्स। वेरियस थ्रेड्स मतलब जो 2-3 आर्टिकल जो आपने पढ़ा उसके बीच में कॉमन थ्रेड्स क्या है, उनको एक साथ पुल करना। एंड मूव टुवर्ड्स एन अरेंजमेंट, अब उसको हेडिंग और सब हेडिंग बनाओ, उसको कन्वर्ट करो कि ठीक है इसका एक मैं हेडिंग ये बनाऊंगी और उसमें सब हेडिंग होगा या दूसरा आर्टिकल दूसरा टाइप का जो आया, लाइक दैट। ठीक है, टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर योर रिव्यू लिटरेचर बेसिकली। तो उससे क्या होगा कि आपका एक फ्रेमवर्क शुरू हो जाएगा। द कैटेगरीज दैट यू डेवलप टू ऑर्गेनाइज योर रीडिंग मटेरियल कैन ऑफन प्रोवाइड द बेसिस फॉर आउटलाइन ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू, रिटन रिव्यू, जो भी आप लिखने वाले हैं। वहां पे जो कैटेगरी जिस जैसे आप कैटेगराइज करोगे ना, ऑर्गेनाइज करने के लिए, राइट, उसकी कैटेगरी बनाओगे कि इस कैटेगरी के में हम अपने लिटरेचर को रख रहे हैं। तो जो जो कैटेगरी बनेगी वही क्या बनेगा, आपका आउटलाइन का बेसिस बन जाएगा, आउटलाइन में आ जाएगा कि ये मेरी हेडिंग्स होगी और ये मेरे सब हेडिंग्स होंगे। आउटलाइंस में यही होता है, हेडिंग सब हेडिंग्स, कितने हेडिंग्स होंगे और इस हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स ऐसे होंगे। और चूंकि ऑलरेडी वो सारा लिख चुके हो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की बातें, और वहां पे आकर के कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है जी।
You will have your own preference for the stage at which you devise an outline. ये आपका अपना प्रेफरेंस होगा कि आप किस स्टेज पे जा करके अपने आउटलाइन को कैसे डिवाइज कर रहे हो, कैसा बना रहे हो. फॉर योर लिटरेचर रिव्यू, सम रिसर्चर्स लाइक टू डू दिस वेरी अर्ली. कुछ लोग रिसर्चर जो हैं वो बहुत पहले बनाते हैं, वो बहुत जल्दी बनाते हैं, एक आउटलाइन डेवलप कर लेते हैं. इन द प्रोसेस वेयर अदर्स, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, स्पेंड्स लॉन्गर एक्सप्लोरिंग द लिटरेचर. वो लोग ज्यादा टाइम जो है लिटरेचर को एक्सप्लोर करने में लगाते हैं. इन ए मोर फ्री रेंजिंग वे, मतलब वो ढूंढते जाते हैं. फिर जो जो डाउट हुआ, उनको लगा कि ये भी काम का हो सकता है, उसको पढ़ लिया, फिर उसके बाद उसको पढ़ लिया, ऐसे करके एक कंसिडरेबल टाइम देते हैं, उसके बाद जाकर के आउटलाइन बनाते हैं. बट एट वॉट एवर पॉइंट यू डिसाइड ऑन आउटलाइन, मतलब यार आप अर्ली स्टेज पे डिसाइड करते हो या आप लेटर स्टेज पे, आप 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जाकर के आप डिसाइड करते हो, उतना एक्सप्लोर करने के बाद. इट विल ऑलमोस्ट सर्टेनली चेंज एंड इवॉल्व थ्रू ए सीरीज ऑफ ड्राफ्ट. मतलब ऐसा होगा, ये बात याद रखिएगा कि आपको एक ही ड्राफ्ट में फाइनल नहीं होने वाला है आपका. तो आप कीप राइटिंग, ये जरूरी है कि पहला एक ड्राफ्ट बनेगा, फिर वो ड्राफ्ट रिवाइज होगा, फिर उसके बाद भी रिवाइज हो सकता है. तो सीरीज ऑफ ड्राफ्ट बोल रहा है. ये बोल रहा है चाहे कोई भी चीज अडॉप्ट करो, अर्ली शुरू करो या लेटर करो, इट विल ऑलमोस्ट सर्टेनली चेंज भी हो जाएगा एंड इवॉल्व थ्रू ए सीरीज ऑफ ड्राफ्ट. जो भी आपका लिटरेचर रिव्यू होगा वो एक गो में फाइनल नहीं होने वाला है, ये बात याद रखो. कई बार वो चेंजेस होंगे और वो इट विल इवॉल्व, मतलब वो बेहतर की तरफ बनते जाएंगे. ओके, इसका तो एक्सपीरियंस है पेपर लिखते वक्त, तो थोड़ा तो याद होगा, राइट. बिकॉज एवरी पीस ऑफ रिसर्च इज डिफरेंट. हर रिसर्च जो है वो डिफरेंट होता है. इट इज डिफिकल्ट टू सजेस्ट ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो इसलिए कोई भी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो हम नहीं बता सकते. बट सम सजेशंस आर गिवन बिलो टू हेल्प यू थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज. लेकिन कुछ सजेशन जो है वो आगे बताएगा, जहां से आप पॉसिबिलिटीज आपको पता चल जाएगी कि भाई ये काम हम जो है ऐसे ऐसे कर सकते हैं. द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट in your review you should present a logical argument. ये तो एक important point है कि आपके logical argument होने चाहिए and leads smoothly into your research, own research. वो logical argument जो होंगे वो finally lead करने चाहिए वो आपके research questions की तरफ, justifying both the need for the work, कि आप क्यों करना चाहते हो काम, वो नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड द मेथोडोलॉजी, कौन सा मेथोडोलॉजी आप यूज करने वाले हो, दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड, वो उसको जस्टिफाई करेंगे. ठीक, तो दो चीज याद रखना है, क्या कि आपके रिव्यू में जब रिव्यू करें तो एक तो लॉजिकल आर्गुमेंट्स डेवलप करने हैं, दैट विल लीड टू योर रिसर्च प्रॉब्लम्स. जस्टिफाई, और वो जस्टिफाई करना चाहिए बोथ द नीड फॉर वर्क, मतलब आप क्यों मोटिवेटेड हुए काम करने के लिए और कौन सा मेथोडोलॉजी आप यूज करने वाले हैं. राइट, आगे चलो. इवन इफ द रिव्यू इज नॉट प्रेजेंटेड इन ए सिंगल चैप्टर, ऐसा हो सकता है कि एक ही चैप्टर में आपका रिव्यू लिटरेचर ना कंप्लीट हो. यू इंटीग्रेट योर साइटेशंस फेयरली इवनली थ्रू आउट द थीसिस. तो उस केस में आपको क्या, यदि मान लो कि आपका एक चैप्टर में ही रिव्यू लिटरेचर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू लिटरेचर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा थ्रू साइटेशन. और फेयरली इवनली थ्रू आउट द थीसिस का मतलब हुआ कि इंट्रोडक्शंस में कुछ चीजें जाएंगी, कुछ मटेरियल मेथड में जाएंगी, कुछ डिस्कशंस में जाएंगी. तो आपका रिव्यू लिटरेचर हर जगह स्कैटर्ड होगा. It is still helpful to make it clear to your reader how and where you address the various issues which have come from your reading. मतलब ये बोल रहे हैं कि it is still helpful है क्या, कि make it clear to your reader. आपको, आप जब भी लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं तो वहां पे भी ये बात लिखो ताकि आपका रीडर को भी क्लियरिटी डेवलप हो कि हाउ, कैसे, एंड वेयर यू एड्रेस द वेरियस इश्यूज which have come from your reading. जो आपने पढ़ा है, जो भी चीजें वो कहाँ से आई
राइट। और आप उसमें जो आप रिव्यू लिटरेचर लिख रहे हो उसको कैसे एड्रेस करो और कहाँ पे किस सेक्शंस में आप बता रहे हो। जैसे देखा होगा आप कई बार कि आप कोई पेपर पढ़ोगे ना तो इंट्रोडक्शंस में वो लिखा होता है कि नेक्स्ट में हम रिव्यू लिटरेचर देंगे, आगे जाकर के ये बात बताएंगे, उसके बाद ये बात बताएंगे। तो उसी तरह से रिव्यू लिटरेचर लिखते वक्त भी कहीं ना कहीं आपको वो चीजें लिखनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैं इंट्रोडक्शंस में इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना, बेसिकली एक चैप्टर में नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चंस को हम इस पार्ट के रिव्यू लिटरेचर को इंट्रोडक्शंस में एड्रेस करेंगे, इसको हम डिस्कशन में एड्रेस करेंगे और मेथोडोलॉजी वाले में मेथोडोलॉजी में करेंगे, लाइक दिस। ऐसा करके कहीं ना कहीं एक लिंकिंग पैराग्राफ चीजें होनी चाहिए। If integrating the literature in the continuous way, right, an overview of your approach in the introduction of the dissertation or thesis as well as an appropriate heading subheadings in the different chapters throughout the text is recommended। मतलब बोल रहा है कि यदि आप इंटीग्रेट कर रहे हो रिव्यू लिटरेचर को कंटिन्यूअस वे में, जैसे अब यहाँ पे कोई एक सेपरेट चैप्टर नहीं दे रहे रिव्यू लिटरेचर का, राइट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने इंट्रोडक्शंस लिखा, मटेरियल मेथड लिखा, रिजल्ट लिखा और डिस्कशन लिखा। अब क्या है, कुछ चीजें जो हैं वो आप इंट्रोडक्शंस में बोलोगे, कुछ मटेरियल मेथड में बोलोगे, कुछ जाकर के आप डिस्कशन में बोलोगे। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि जब इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वे में लिटरेचर लिखना। तो अब बोल रहा है कि एन ओवरव्यू ऑफ योर अप्रोच इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजिटेशन ऑफ द थीसिस एज वेल एज एप्रोप्रिएट हेडिंग और सब हेडिंग्स in the different chapters throughout the text is recommended। मतलब इंट्रोडक्शंस में कि रिव्यू लिटरेचर का जो अप्रोच जो है वो कैसे वहां पे दे रहे हो, वो एज वेल एज बोल रहा है एप्रोप्रिएट हेडिंग और सब हेडिंग्स होना चाहिए डिफरेंट चैप्टर्स में, जहां से वो पता चले कि ये रिव्यू लिटरेचर का पार्ट है। टेक्स्ट इज रिकमेंडेड, ठीक है। For the more conventional and still more common practice of writing your literature review in one or more distinct chapter, जनरली जो लोग लिखते हैं एक से दो चैप्टर में अलग अलग लोग लिखते हैं, यही कन्वेंशन है और सबसे ज्यादा यूज होता है कि एक या दो चैप्टर में अलग ही बना देते हैं लिविंग लिटरेचर का। It is strongly recommended that you include the following। रिव्यू लिटरेचर में फिर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब ये क्या दो चैप्टर में आप लिख रहे हो? तो पहला एन इंट्रोडक्शन होना चाहिए विच एक्सप्लेन्स हाउ योर रिव्यू इज ऑर्गेनाइज्ड। उस इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका रिव्यू जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स दैट प्रोवाइड ए मैप टू शो द वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ योर आर्गुमेंट। तो आपका क्या है कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यहाँ पे देना पड़ेगा, जहां से उसको एक मैप मिल जाएगा, जहां से वो पता चलेगा कि जो अलग अलग जो आप आर्गुमेंट्स यूज करने वाले हो वो कैसे रिलेटेड है, या कहाँ कहाँ पे आप ये आर्गुमेंट दे रहे हो जो आपने रिव्यू लिटरेचर से लिया हुआ है, करेक्ट। जैसे मटेरियल मेथड में दे सकते हो कि मैंने इसलिए मटेरियल मेथड चूज किया क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस 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 एंड दिस रीजन, जहां से वो रिव्यू लिटरेचर से आप उठा रहे हो और आपको लग रहा है कि यही इफेक्टिव मेथड हो सकता है इस कारण से। ए समरी वेयर द की आर्गुमेंट्स आर रीइटरेटेड इन ए कंसाइज वे। तो ये तीन चीज जरूर होना चाहिए हर चैप्टर में। क्या होना चाहिए? एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए जहां पे ये पता चले कि आपका रिव्यू कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरा, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब शेडिंग और सब हेडिंग होना चाहिए ताकि उसको पता चल जाए कि ये चीज यहाँ पे मिलेगा, ये आर्गुमेंट। तीसरा पॉइंट क्या बोला कि समरी देना है उसका कि जहाँ पे की आर्गुमेंट्स आर रीइटरेटेड, जो इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स जो है वो अपने दोबारा बार बार मतलब रीइटरेटेड, दोबारा एक बार और फोर्स किया इन कंसाइज वे, शॉर्ट में, ठीक है। Good. If the review is long, as is like for a PhD thesis, summaries interspaced throughout the chapter are helpful. तो क्या बोले? If the review is long, as is likely for a PhD thesis, summaries interspaced throughout the chapter are helpful। यदि बोल रहे हैं कि
यहाँ पे रिव्यू लंबा होगा तो कई चैप्टर्स भी बन सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि समरी जो है ना बीच बीच में, समरीज इंटरस्पेस थ्रू आउट द चैप्टर। यदि बहुत लंबा एक ही चैप्टर यदि मान लो कि बना गया है, बहुत लंबा है, तो बीच बीच में कुछ पेजेस के बाद इसके पहले की बात जितनी थी उसको समराइज इंफॉर्मेशन से लिख देना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। आर हेल्पफुल, दिस एक्सप्लेन्स व्हाट यू हैव आर्गुड सो फार। अभी तक आपने क्या आर्गुमेंट रखा है वो क्लियर हो जाता है। एंड हाउ दिस कनेक्ट्स विथ व्हाट फॉलोज, उससे ये भी पता चलता है कि आगे क्या आने वाला है, और कनेक्ट करने में भी इजी रहता है कि अभी तक मैंने क्या एक्सप्लेन कर दिया, कितनी बात बता दी, उसका समरी लिख दिया, और उससे फिर पता चल जाएगा कि आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, कि इसका और आगे वाले का क्या कनेक्शन है। ओके, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इंटरस्पेस समरी जो है लिखनी चाहिए थ्रू आउट द चैप्टर। एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेटमेंट बिटवीन द सेक्शन इज गिवन इन एग्जाम्पल 6.1। अब एक ट्रांजिशन जैसे मान लो कि एक समरी लिखी इसके पहले वाली और अभी दूसरा आने वाली है, तो ट्रांजिशन में क्या बात लिखना चाहिए, यहां से इधर की तरफ हम जा रहे हैं, उसका एक एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे ये दिखा रहा है। इसको पढ़ते हैं, राइट। उसके पहले ये वाला लाइन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। The researcher refers to what she has discussed and makes a link with the relevant literature that she is going to address the next। जैसे इस तरह से बात आगे ना, रिसर्चर रेफर्स टू व्हाट शी हैज डिस्कस्ड एंड मेक्स ए लिंक। अभी तक जो डिस्कस किया, राइट, वो एक बात उसने बता दी समरी में, और बोल रहा है नेक्स्ट करके, एंड मेक्स ए लिंक with the relevant literature that she is going to address the next। The italics indicates the signaling language which informs the reader about how the text is organized। इसमें तो हमने कुछ किया नहीं, ठीक है, कि मतलब वो बोल रहा है कि इटैलिक में कोई बात ऐसी लिखी हुई है, अब इसमें कौन सी बात थी वो ध्यान नहीं रहा, तो इटैलिक में हमने डाला नहीं, सो वी कैन रिलेट दिस, बट ठीक है। अभी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या देखें, एग्जांपल 6.1 द ट्रांजिशन बिटवीन द सेक्शंस। यहाँ पे क्या देख रहा है, एग्जांपल हैविंग, देखो यहाँ पे इटैलिक दिया है, हैविंग डिफाइंड कंफर्ट, हैविंग डिफाइंड, देखो ये दो, यदि वो इसकी बात कर रहा है तो एग्जांपल के, तो यहाँ पे इटैलिक में दे रहा है, ये बोल रहा है द इटैलिक इंडिकेट्स सिग्नलिंग लैंग्वेज व्हिच इन्फॉर्म्स द रीडर अबाउट हाउ द टेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड, कैसे टेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइज्ड है। हैविंग डिफाइंड कंफर्टेबल इंटेलिजिबिलिटी एज ए टारगेट इन प्रोनाउंसिएशन फॉर लर्नर, द नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी एड्रेस इज, मतलब यहां से हैविंग डिफाइंड बता दिया है कि मतलब पहले ये डिफाइन कर चुका है, ट्रांजिशन बना रहा है ना, तो एक पार्ट एंड हो गया इसका। हैविंग डिफाइंड द कंफर्टेबल इंटेलिजिबिलिटी एज ए टारगेट इन प्रोनाउंसिएशन फॉर लर्नर्स, मतलब इसके बारे में इंटेलिजिबिलिटी के बारे में कि प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं लर्नर्स जो है वो कैसे करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे ऑलरेडी इसके पहले वो लिख चुका है। अब आगे बात बोल, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करके ट्रांजिशन कर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बी एड्रेस्ड इज हाउ वी कैन हेल्प लर्नर्स टू अचीव दिस, करेक्ट। तो ट्रांजिशन दे दिया ना पहले पैराग्राफ, पहले वाले डॉक्यूमेंट से, अब आगे बता रहा है कि आगे वो क्या करने वाला है, कि वो लोग इसको कैसे यूज अचीव कैसे करेंगे प्रोनाउंसिएशंस को। द टीचिंग profession believes that instructions does help. However, an intuitive belief is not reason enough to plan a course of instruction। The next section will look briefly at research on effects of the second language instructions in general and then turn into area of pronunciation instructions in particular। तो आगे क्या आने वाला है उसको भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया।
तो इस तरह से बोल रहे हैं कि आपको ट्रांजिशंस बनाना चाहिए यदि लंबा आपका रिव्यू लिटरेचर हो रहा है तो एक एक किसी पॉइंट पे जाकर के आपको समराइज कर देना चाहिए कि अभी तक आपने कौन सी बात कही है और आगे आप क्या बोलने वाले हो, वो ऐसे करके ट्रांजिशंस बनाना। ठीक है। Although it is impossible to prescribe a uniform structure for a literature review, मतलब ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शंस नहीं दिया जा सकता कि भाई ऐसे ही आपको ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है रिव्यू लिटरेचर लिखने का। There are some organizational principles which are followed by many research writers. तो कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च, कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स हैं जो रिसर्चर जो है जब वो लिखते हैं लिटरेचर रिव्यू तो वो फॉलो करते हैं। You may draw on combination of different approaches mentioned below depending on which is most suitable for each particular area of or particular part of review. वो बोल रहा है इसमें से कोई भी आप जो है या combinations जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट अप्रोचेस का, जो आपके लिए कौन सा सुटेबल है और किस पार्ट के रिव्यू के लिए वो आप यूज करने वाले हो या करोगे, वो आप डिसाइड कर सकते हो। ये है स्ट्रक्चर ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। सो वाइसबर्ग एंड बुकर जो भी है 1990 प्रपोज 3 ways of ordering the citations, मतलब 3 तरीके से आप लिख सकते हो। एक डिस्टेंट टू क्लोज, मतलब यहाँ पे मोस्ट डिस्टेंटली रिलेटेड योर वर्क टू योर वर्क टू मोर क्लोजली रिलेटेड टू योर वर्क। मतलब आप क्या करोगे, जो भी लिटरेचर रिव्यू जब आप लिख रहे हो उसको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, पहले जो दूर दूर मतलब जो बिल्कुल क्लोज रिलेटेड है उधर की तरफ आओगे लास्ट में, और जो उससे थोड़ा सा दूर दूर रिलेटेड है उसको पहले रखोगे। राइट। क्रोनोलॉजिकल में लिख सकते हो आप रिव्यू लिटरेचर को, जो अर्लीस्ट वर्क पहले लिखना है उसके बाद मोस्ट रिसेंट लिटरेचर लिखना है। करेक्ट। ये दूसरा तरीका लोग अप्रोच करते हैं। तीसरा अप्रोच क्या करते हैं, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस और पर्टिकुलर फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलिवेंट थ्योरीज एंड रिसर्च, मतलब ऐसे सब हेडिंग्स करके कर सकते हो। ओके। तो ये 3 तरीके हैं, एक तो डिस्टेंस टू क्लोज, दूर दूर के पहले लिखो, फिर उसके बाद जो बिल्कुल क्लोज है उसको लिखो, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो, या तीसरा जो है वो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस, मतलब जो भी डिफरेंट अप्रोचेस है उसमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट इन्होंने किया, और पर्टिकुलर फीचर, कोई एक पर्टिकुलर फीचर उठा लिया जिसके बेसिस पे, जैसे मान लो कि आपने क्लिनिकल भी है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हो, इससे रिलेटेड ये है, इससे रिलेटेड ये है। करेक्ट। Characteristics of relevant theories, one approach, alternative approach, another approach. आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो। In relation to the first of these approaches, say Rodestam and Newton talk about the long shot, 3 यूज कर रहा है, एक लॉन्ग शॉट, मीडियम शॉट एंड क्लोजअप, 3 टर्म यूज कर रहा है टू डिस्क्राइब डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डेप्थ दैट यू मे गो इनटू when referring to source text according to their closeness and relevance to your research। मतलब बोला कि 3 टर्म बनाया, एक लॉन्ग शॉट, मीडियम शॉट एंड क्लोजअप। मतलब ये टर्म इसलिए डिस्क्राइब किया कि कितना डेप्थ तक जो है और आप रिव्यू लिटरेचर को लिखोगे, राइट, टू डिस्क्राइब द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डेप्थ, राइट, दैट यू गो इनटू व्हेन रेफरिंग टू योर सोर्स टेक्स्ट, मतलब आप जिसका भी रेफरेंस दे रहे हो कि इस आर्टिकल में इतनी बात लिखी है, वो किस डिग्री तक कितनी बात लिखनी है, उसमें से कितनी चीजें उठानी है, उसके लिए 3 टर्म बनाए, लॉन्ग शॉट, मीडियम शॉट और क्लोजअप।
अकॉर्डिंग टू द क्लोजनेस एंड रेलिवेंस टू योर रिसर्च, मतलब वो कैसे डिपेंड करेगा कि इसमें से कौन सा आप यूज करोगे, लॉन्ग शॉट, मीडियम शॉट और क्लोजअप, वो डिपेंड करेगा कि जो आर्टिकल आप डिस्कस कर रहे हो वो आर्टिकल आपके रिसर्च टॉपिक से कितना क्लोज है, राइट, एंड कितना रेलिवेंट है आपके थीसिस के लिए, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे, ठीक है। लॉन्ग शॉट डिस्क्राइब्स द रेफरेंस दैट प्रोवाइड बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च। तो लॉन्ग शॉट किसमें करना है, जो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बताएगा। तो आप देखो उसमें इंट्रोडक्शन में हम बैकग्राउंड लिखते हैं ना, तो वहां पे वो लॉन्ग शॉट वाला जाएगा, वो बैकग्राउंड क्रिएट कर देगा आपको। These reference tend to be quite general, वो जनरल चीजें होती हैं, वो बहुत क्लोज नहीं है आपके रिसर्च से। Acknowledging that the research has been done on the topic, ये बताता है कि भाई रिसर्च हमारे टॉपिक पे काम हुआ है, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, लेकिन उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, समझे। तो लॉन्ग शॉट में क्या होगा कि आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि इस टॉपिक पे काम हुआ है, लेकिन बहुत डिटेल में जाके नहीं बताना है आपको, और ये क्या करेगा, आपके बैकग्राउंड क्रिएट करेगा आपकी स्टडी के लिए, ठीक है। तो वहां पे आप क्या यूज करने वाले हो, लॉन्ग शॉट। मीडियम शॉट आर द रेफरेंसेस which have more bearing on the current research, right, and although not critic in detail, enough information is given to show how they impact on proposed research। मतलब मीडियम वाले में, मीडियम शॉर्ट वाले रेफरेंस वो होंगे जिसमें आपको क्या करना है, ये जो है वो आपके जो आप रिसर्च कर रहे हो, राइट, उससे रिलेटेड हैं, हैव मोर बियरिंग ऑन द करंट रिसर्च जो आप काम कर रहे हो। तो बोल रहा है कि ऑल्दो नॉट क्रिटिक इन डिटेल, मतलब उसके क्रिटिकल, मतलब उसको क्रिटिकली इवेल्युएट जो भी किया है उसको डिटेल्ड में नहीं करना है यहाँ पे, लेकिन इनफ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना है कि ताकि ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाए कि ये रिसर्च जो है आपका जो प्रपोज टॉपिक है उसको कैसे इम्पैक्ट करने वाला है, मतलब उससे रीडर जो है वो अंदाज लगा पाएगा कि ये पैरामीटर, ये चीजें हम यदि नहीं कंसीडर करेंगे या कंसीडर करेंगे तो हम जो क्वेश्चन को एड्रेस करने चाह रहे हैं उसको कैसे इफेक्ट करेगा, उसको कैसे मॉडिफाई कर सकता है। तो ये वाले जो आते हैं वो मीडियम शॉर्ट में आते हैं। द क्लोजअप आर द रेफरेंसेस दैट आर पर्टिकुलरली पर्टिनेंट फॉर द प्रपोज्ड रिसर्च। अब ये क्या है, बहुत क्लोज वाला बात आ गया कि जो एक्चुअली में ये आपके रिसर्च टॉपिक से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आर्टिकल है यहाँ पे, एंड इंक्लूड ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वर्क साइटेड। अब जो भी रेफरेंस यहाँ पे ले रहे हो उसको क्रिटिकली इवेल्युएट, उसका क्रिटिकल इवेल्युएशन यहाँ पे लिखना है, वो क्लोजअप वाले में लिखना है। सो तीन तरीके का हुआ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल बता रहा है, इट माइट बी दैट ए लिमिटेशन इन ए स्टडी साइटेड प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर योर रिसर्च क्वेश्चन। हो सकता है कि आपने किसी आर्टिकल को पढ़ा, उसमें लिमिटेशंस में उसने कोई बात लिखी थी कि भाई ये कमियां हैं या यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता, और आपने वहीं से क्वेश्चन अपने उठा लिया कि मैं ये क्वेश्चन को एड्रेस करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, करेक्ट। in which case you would have to do detailed critique of the study to show how your work connects to it। मतलब जहां पे वो लिमिटेशन जो किया था कि उसका वर्क से आपका वर्क कैसे कनेक्टेड है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करके वैसे करके उसको लिंक दिखाना है आपको, ओके, सही है। आई ऑफन एडवाइस, ऑथर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई ऑफन एडवाइस research students who are uncertain about the best way to structure their literature review to think of it as having two distinct but related part। मतलब दो अलग अलग है लेकिन रिलेटेड है, ऐसे सोचना लिटरेचर रिव्यू को, कि it has got a two distinct part but they are related with each other, ओके, ऐसे सोचना। One which presents the current state of knowledge in the field where
your research is situated including differing perspective of pertinent theories and concepts. मतलब लोगों के different aspects हो सकते हैं, different perspective theory in terms of theories हो सकते हैं, लेकिन वो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, करंट स्टेट ऑफ नॉलेज बता रहा है उस फील्ड में जिसमें आप रिसर्च कर रहे हो कि अभी तक ये नॉलेज एग्जिस्ट करता है। एंड दूसरा पार्ट जो है अदर विच रिव्यूज एंड क्रिटिक्स relevant empirical research studies and shows how these provide a nice and lead to your own work। मतलब अब दूसरा पार्ट जो होगा रिव्यू लिटरेचर का क्या होगा कि जहां पे आप रिव्यू जो भी लिखोगे वो क्रिटिकली आप रिव्यू कर रहे हो जो भी आपने रिसर्च स्टडी की है, और वहां पे दिखा रहे हो कि ये गैप है और मेरे ये गैप को मेरा वर्क जाके फिल करेगा, और या मैं इसलिए इसी गैप को फिल करने के लिए मैं अपना स्टडी कर रहा हूँ। तो रिव्यू लिटरेचर को दो पार्ट में उसमें बोलते, दो पार्ट आपको स्प्लिट करके देखना है। दोनों ही अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? पहला बैकग्राउंड बता रहा हूँ, वहीं से तो आगे बढ़ रहे हो आप दूसरे का रिसर्च जो क्रिटिकली इवेल्युएट करके आप बता रहे हो, जहाँ पे गैप दिखा रहे हो, एंड देन यू से कि इस एरिया जो है, ये गैप जो है उसको मेरा स्टडी जो है वो फिल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक दिखा रहा है कि इफ कंडक्टिंग रिसर्च इनटू हाउ चिल्ड्रन लर्न टू रीड, यदि मान लो कि इसका ये एक रिसर्च का एरिया है कि बच्चे जो हैं वो कैसे सीखते हैं पढ़ना। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिव्यू क्या करेगा, वन वुड रिव्यू एंड क्रिटिक द कंपीटिंग थ्योरीज ऑन द चिल्ड्रन लिटरेसी एक्विजिशंस एंड लर्निंग, उसके ऊपर लिखेगा। एंड इन द सेकेंड पार्ट में क्या करेगा, empirical research studies which have investigated the topic which will be discussed. The investigated the topic would be discussed, focusing on different methodology and findings. You would then be able to show how your own research relate to and extend this work. फिर आप क्या करके बताने वाले हो कि आपकी स्टडी जो है उससे कैसे रिलेट कर रही है और उसी स्टडी को आगे कैसे बढ़ा रही है। तो यहाँ पे लर्निंग में बताया कि पहले तो कंपीटिंग थ्योरीज क्या है उसके बारे में अपने रिव्यूज या अपने क्रिटिक्स दिए कि क्या कमियां थी उसमें, और दूसरे पार्ट में आपने बताया कि इस टाइप की स्टडी जो हुई है, इस टॉपिक को ये लोग ने डिस्कस किया है, और उसमें फोकस क्या होगा कि डिफरेंट मेथोडोलॉजी कौन सी उन्होंने यूज करी और उनके फाइंडिंग्स क्या थे। और तब आप क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो कि मेरा रिसर्च जो है इन लोगों के रिसर्च से ऐसे रिलेट कर रहा है और इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, राइट। It may be helpful to visualize the structure of your review as a picture or a diagram. मतलब आप अपने रिव्यू लिटरेचर को स्ट्रक्चर को जो है और पिक्चर और डायग्राम की तरह आप विजुलाइज कर सकते हो। विलिंगटन एट ऑल use some diagram to illustrate the possible ways of organizing your use of the related literature। मतलब जो आपका लिटरेचर, जो भी आपका लिटरेचर है उसको ऐसे करके आदमी ऑर्गेनाइज करता है, पॉसिबल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसमें वो दिखाया, इसमें पहले कि जूमिंग इन, फिर उसके बाद मीडियम व्यू दिखाया, उसके बाद वाइड व्यू दिखाया, जैसे क्लोजअप वाली बात, मीडियम और वाइड, वही लॉन्ग शॉट, मीडियम शॉट, क्लोजअप। यहाँ पे पैच मेकिंग, अलग अलग पार्ट ऐसे करके जोड़ करके ये कर दिया, फिट कर लिया इसी में कि कहीं पे हमारा फिट बैठता है। उसके बाद ये बोला कि फाइंडिंग द इंटरेक्शंस, ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट जैसे मान लो कि यहाँ पे दिखाया 3 आर्टिकल दिखाया, एक ये कॉन्सेप्ट है, दूसरा है और एक तीसरा है, और तीनों में ये इंटरकनेक्शन है दिखाया, और यहाँ से आपने बात अपनी उठा ली। तीसरा जो है फनेलिंग, मतलब पहले ब्रॉड बात करी और फिर धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आ गया, डिस्टिंक्ट जो दूर जो थे उनकी बात करी और उसके बाद उसके क्लोज आ गया।
और तब जाकर के अपनी बात रखें। तो ये दिस आर डिफरेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर लिटरेचर रिव्यू। थैंक यू। कितना अच्छा लग रहा है ना थैंक यू बोल के। ओके, थैंक यू।